Hello everyone, this is Anuradha Dubey with explanation of another chapter from Flamingo class 12. The name of the chapter is The Lost Spring and its writer is Mrs. Anish Jung. This chapter is a combination of two stories about two children from different communities, from different places. But the basic thing is the writer wants to highlight the deplorable condition of these children who are from a very poor socio-economic background, who become a victim of child labor, who are devoid of education, proper food and proper basic facilities which are provided to the children of other communities and the other sections of the society. So because the chapter has two parts, we will deal with one chapter, one story in the one video. So let's start with the explanation of the first story, that is Sometimes I Find a Rupee in the Garbage. So the first story is about a boy who is rag picker. तो रैग पिकर मैं आपको बता दूं, वो बच्चे होते हैं जो सड़क पर कूड़े के ढेरों में से कूड़ा बीनते हैं और उसे एक प्लास्टिक बैग में रखते हैं और जाके उसे किसी बड़े जंक डीलर को बेचते हैं इन ऑर्डर टू गेट सम मनी. तो ये जो बच्चा है ये ही बिलोंग्स टू द रिफ्यूजीज हु वर माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश ढाका इन 1971 एंड सेटल्ड इन सीमापुरी न्यू दिल्ली many years ago. तो हुआ क्या था कि क्योंकि बांग्लादेश उस समय कई सारे नेचुरल डिजास्टर्स को से जूझ रहा था, उनके घर खत्म हो गए, उनकी फसलें बह गई, उनके खेत खत्म हो गए, तो उसकी वजह से उन्हें मजबूर होके इंडिया आना पड़ा और यहाँ पर वो दिल्ली के आसपास उसकी पेरिफेरी में सेटल्ड हो गए. सो वन डे this narrator finds the boy along with his group roaming around on the road doing his work of rag picking. तो जैसे कई बार होता है, नरेटर जो है थोड़ा अट्रैक्ट होती है उस बच्चे की तरफ और उससे पूछती है व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो. तो बच्चा कहता है बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू. वो कहती है कि व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल. बच्चा कहता है बिकॉज आई डोंट हैव वन. Whenever they will build a school for me in my locality, I will definitely go. तो नरेटर उससे कहती है कि अगर मैं एक स्कूल बनाऊं तो क्या तुम आओगे. और बच्चा कहता है डेफिनेटली. इस तरीके से इनकी पहली मुलाकात होती है और ये बात यहीं पे खत्म होती है. उसके बाद कई दिनों बाद वो कई दिनों तक इन बच्चों को वहां घूमते हुए देखती रहती है. अक्सर वो बच्चे सुबह आते हैं और शाम को वहां से दोपहर को वहां से चले जाते हैं अपना काम करने के बाद. एक दिन वो बच्चा दौड़ते हुए इनके पास आता है और नरेटर से पूछता है कि क्या आपका स्कूल रेडी है. द नरेटर गेट्स वेरी मच एम्बैरेस्ड बिकॉज शी हैड मेड अ फ्यूटाइल प्रॉमिस टू द बॉय. उसको पता था कि उसके प्रॉमिस का कुछ भी मतलब नहीं है. बट शी ऑल्सो नोज दैट देयर आर मैनी पीपल हु मेक सच काइंड ऑफ फॉल्स प्रॉमिसेस टू दीज नीडी एंड पुअर चिल्ड्रन. तो उस बात को टालती है और उस बच्चे से पूछती है कि क्या उसे अपने नाम का मतलब पता है. उस बच्चे का नाम साहिब आलम है. दैट मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. नरेटर कहती है कि अगर इस बच्चे को अपना नाम पता भी होता तो ये बड़ा ही आयरॉनिकल फैक्ट है दैट ही वुड नॉट बिलीव इट, क्योंकि इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. यहाँ जो बच्चे को अपने सर्वाइवल के लिए दिन रात संघर्ष करना पड़ रहा है, उसे कूड़े के ढेर से अपना सर्वाइवल मेंटेन करना पड़ रहा है, तो उस बच्चे के लिए ये बिलीव करना कि उसका नाम जो है साहिब आलम वो पूरी दुनिया के मालिक को रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत ही मुश्किल होता. तभी उसका ध्यान जाता है कि ये सारे बच्चों में जो है ज्यादातर बच्चों ने चप्पल नहीं पहन रखे हैं. नो फुटवियर इन देयर फीट and they keep on moving around on the road that is very hot and many other places जो हम शायद अप्रूव नहीं करें कि हमारे बच्चे जो हैं वो नंगे पैर जाएं, लेकिन इन बच्चों को नंगे पैर घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. नरेटर पूछती है उससे कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते. तो उनमें से एक बच्चा कहता है कि क्योंकि इसके पास ये जो है इसकी माँ जो है वो इसको पहनने के लिए चप्पल देती नहीं है. उनमें एक दूसरा बच्चा है, वो कहता है कि मेरे पास तो जूते हैं ही नहीं. एक और बच्चा है जो कहता है कि मेरे पास तो होते भी तो मैं शेल्फ से कभी भी नहीं निकालता. ये एक इंडिकेशन है दैट सच अ ट्रिफल कमोडिटी लाइक फुटवियर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर दिस पीपल.
इन बच्चों के लिए, इनमें एक और बच्चा है जिसने 2 कलर के जूते, डिसकलर्ड जूते, अनमैच्ड जूते पहने हुए हैं, एंड दिस फैक्ट डजंट बॉदर हिम बिकॉज द पर्सन हु हैज नॉट owned a pair of shoes for the whole life, even a pair that are not matching is a dream come true. ये रिमाइंड कराता है नरेटर को कि कई बार उसने गांव में, गलियों में बच्चों को नंगे पैर जाते हुए देखा है, और कई बार उसने उनके पेरेंट्स से, उनकी मदर से इसका कारण भी जानने की कोशिश की है, एंड दे रिस्पॉन्ड दैट it has become a tradition among the children to remain barefoot. But the author wonders that it's not that. It is a mask to hide the perpetuation of poverty, and it is an excuse which they give themselves and to others to hide this. वो अपनी गरीबी को छिपाने के लिए उन्होंने ये बहाना बना लिया है कि उनके बच्चे चप्पल तो पहनते ही नहीं है। यहाँ पर नरेटर को एक और कहानी याद आती है, उडुपी जो एक टाउन है कर्नाटक से, वहां के एक पर्सन की कहानी उसको याद आती है कि जब वो बच्चा था, उस बच्चे के पिता जो थे वो एक मंदिर में, देवी के मंदिर में प्रीस्ट थे, एंड दिस बॉय एवरी डे यूज टू गो टू द टेम्पल and used to request and pray for a pair of shoes. Every day he used to go to the temple और देवी से प्रार्थना करता था, हे माँ मुझे एक जोड़ी जूता दे दो। कई साल गुजरने के बाद जब ये बच्चा बड़ा होके खुद एक प्रीस्ट बना और इसका खुद का, उसकी सिचुएशंस कुछ इम्प्रूव भी हुई हैं, उसके घर की कंडीशन भी काफी सुधरी है, एंड हिज ओन सन हैज स्टार्टेड टू गो टू अ बेटर स्कूल, ही इज वियरिंग अ यूनिफॉर्म, ही इज वियरिंग शूज ऑल्सो इन द यूनिफॉर्म। और तब नरेटर को याद आता है उस बच्चे की बात जो बचपन में देवी माँ से एक पेयर ऑफ शूज के लिए प्रार्थना किया करता था, और तब उसे याद आता है कि जब उस बच्चे को फाइनली जब जूते मिल गए और फुटवियर मिल गए तो उसकी प्रार्थना हुआ करती थी, वो डेली देवी के मंदिर में जाया करता था, एंड ही यूज्ड टू प्रे लेट मी नॉट लूज देम, कि ये जूते मेरे खोने नहीं चाहिए। इट शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ सच अ स्मॉल थिंग विच मे बी स्मॉल फॉर मैनी अदर्स, बट फॉर दीज पुअर पीपल इट इज सो इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर वो एनालाइज करती है, रिवाइज करती है कि कैसे 1971 में व्हेन लॉट ऑफ रिफ्यूजीज लेफ्ट बांग्लादेश एंड दे entered New Delhi and settled in the periphery of New Delhi. So कहने के लिए तो ये जगह सीमापुरी है, ठीक है, which is situated on the periphery of New Delhi, but metaphorically it is so much distant from the this national capital of India. The development that is visible in the national capital of India is completely absent from this area of Simapuri. यहाँ पर बहुत ही pathetic conditions में structures हैं, mud's के बने हुए, tarpaulin के बने हुए, more than 10,000 people are residing like animals. Their houses are devoid of sewage, devoid of water facilities, drainage, but these people are living here. They don't have any identity either, because when, at the time when they migrated from Bangladesh, they remained to settle wherever they got the place. तो जहां उन्हें जगह मिली वहां वो settle हो गए. So and the Indian government did not give them any other identity proof then ration card providing is also a political agenda. Because of the ration card they get their name registered in the voter list, and they, in return they can get some ration from the shop, so they don't mind having their living there without identity. वहां पर एक ग्रुप है tattered साड़ीज में पहनी हुई औरतों का, जिनके कपड़े एकदम फटे हुए हैं। तो नरेटर उनसे पूछती है कि क्या आपको बुरा नहीं लगता, या क्या आपको याद नहीं आती अपने उन खूबसूरत हरे भरे खेतों की जिन्हें छोड़ के आप यहाँ रह रही हैं, और यहाँ पर तो आपकी कोई आइडेंटिटी भी नहीं है, यू डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, टू दिस नेशन। The justification of the women is very pathetic, very heart-rending. They say that if we are able to fill the bellies of our children, we are not bothered about our identity. अगर हमारे बच्चे पेट भर के रात को सो सकते हैं यहाँ पर रह के, तो हमें आइडेंटिटी होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
तो ये जो प्रोफेशन ऑफ रैक पिकिंग है, ये कैसे आया? बिकॉज इट डजंट नीड एनी इन्वेस्टमेंट. The people are not very much educated, so they could not get into the jobs. Because they didn't have any money, so they could not start any profitable business, so they went into the rack picking, which does not require more than a plastic bag as investment. And over the years, this rack picking has taken the form of an art. You can see these people, especially the children, adopting many innovative methods in order to get more and more racks from the garbage. Garbage to them is gold. Why? Because it is the source of their survival. It is bread for them. It is clothes for them. It is roof for them over their head, whether it is leaking, but it's that. बड़ों के लिए ये सर्वाइवल है, जो एल्डर्स हैं वहां रह रहे हैं उनके लिए सर्वाइवल है, लेकिन जो बच्चे वहां हैं उनके लिए ये सर्वाइवल से कहीं ज्यादा है. इट इज रैप्ड इन वंडर. एक बच्चा एक्साइटमेंट से कहता है, समटाइम्स आई फाइंड अ 10 रुपी नोट इन द गार्बेज. और जब उसको वो एक नोट मिलता है, ही कुडंट रेजिस्ट टू कंटिन्यू फर्दर. वो और ज्यादा ढूंढता है इन होप ऑफ गेटिंग मोर. तो इस तरीके से ये जो प्रक्रिया है ये चली आ रही है, और ये एक हैबिट बन चुकी है, ये एक ट्रेडिशन बन चुकी है उनके बीच में, और चलती रहती है. ठीक, तो एक दिन हम ये साहिब को फिर से नरेटर ने देखा, और वो एक क्लब हाउस के बाहर, क्लब गार्डन के बाहर खड़ा हुआ था, और वहां की जो बाउंड्री वॉल थी वहां से खड़े होके अंदर 2 लोगों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था. एंड ही वॉज वॉचिंग इट वेरी कीनली. It seemed that he is very much interested in this game. And when the narrator inquired, he answered that he loved that game. He himself was wearing tannish shoes in his foot, and which was not suiting on his discolored shorts, but it was there. So there was a hole in one of his shoes. Maybe they are the discarded shoes by some rich boy, and he had discarded them because of the fact that they were one of them was having hole. लेकिन इनके लिए ये जूते भी एक ड्रीम कम ट्रू की तरह है. लेकिन वो बताता है बच्चा साहिब कि क्योंकि मुझे वो देखना अच्छा लगता है, so the guard allows me to watch from here, and sometimes when nobody is there in the garden or in the club, he allows me to go and use the swing, but nothing more than that. He is not allowed to enter into the garden and play the tennis which he loves to watch. और इसके कई दिनों के बाद हम एक दिन देखते हैं कि साहिब जो है वो टी स्टॉल से वापस आ रहा है. उसके हाथ में एक कैनिस्टर है, और शायद वो दूध लेके आ रहा है. नरेटर उससे पूछती है और कि मतलब क्या चल रहा है. तो वो नरेटर को इन्फॉर्म करता है कि ही हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ टी स्टॉल and he is getting paid 800 rupees and all his meals for the day. पूरा खाना उसको मिलता है और 800 रुपए मिलता है. And he is happy working at tea stall. But the carefree look which was there on the face of the boy when he was in the work of rack picking, it is not there anymore. And the author realizes that this boy has lost something. Maybe this loss of identity, because when he used to work as a rack picker, it was something he was doing according to his own heart, and it was always something wonderful. It was always an expectation of getting something wonderful, so it was a kind of a game as well for the child. तो वो जो काम वो कर रहा था उसे वो आइडेंटिफाई करता था, उससे वो बिलोंग करता था. लेकिन द वर्क विच इज डूइंग नाउ एट द टी स्टॉल, इट हैज लॉस्ट हिज आइडेंटिटी. So this loss of identity has weighed heavily upon his shoulders. ये एक बड़े बोझ के रूप में उस बच्चे के कंधों पर बैठ गया है, और शायद यही कारण है कि उस बच्चे ने अपने उस केयरफ्री लुक को खो दिया है. और इसके साथ ही वो बच्चा जो है वो एक बार चाइल्ड लेबर का विक्टिम बन गया और उस जाले में एंटर कर चुका है जिससे वो कभी भी शायद बाहर नहीं निकल पाएगा. द ग्राइंडिंग poverty has become the cause of the disaster which has laid upon Sahib
a child who is deprived from his childhood, which is the most beautiful phase of a person, and which is compared from the spring, and that's why the title of the story is Lost.